Hello students, I am an geography teacher in Adarsh Senior Secondary School, Khaisirgarh. Hope you all are fit and fine. I welcome you all to join online classes. I hope see you soon in classes. Stay home, stay safe. Today will be discuss about chapter third. Chapter third है वो क्या है? जनसंख्या संगठन. चैप्टर थर्ड के की पॉइंट कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर सेकंड जो पॉइंट है वो क्या है? लिंग संगठन, लिंग के बारे में जानेंगे. थर्ड है वो आयु संरचना के बारे में जानेंगे. फोर्थ है वो साक्षरता दर कितनी है उसके बारे में हम, साक्षरता क्या होती है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे. और फिफ्थ जो पॉइंट है वो क्या है? व्यावसायिक संरचना कैसी है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे. तो इस चैप्टर में हम इन 5 जो पॉइंट हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे. तो फर्स्ट इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं और सेकंड लिंग संगठन उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे. तो हमारा चैप्टर इकाई नंबर 2 अध्याय 3 जनसंख्या संगठन. आपको नाम से पता चल रहा है कि इसमें हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे? जनसंख्या के संगठन के बारे में भी. जनसंख्या का वितरण किस किस प्रकार से बंटा हुआ है, जनसंख्या किन भागों में कैसे और कितनी है और क्यों है, इसका क्या कारण है, ये सब हम जानने का प्रयास करेंगे इस चैप्टर में. तो इस चैप्टर का, किसी भी देश में विविध प्रकार के लोग रहते हैं, मतलब अनेक प्रकार के लोग रहते हैं. प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में अद्वितीय है. सबके माइंड क्या है? अलग अलग हैं और अपने आप में एक अद्वितीय है. सभी किसी न किसी रूप में या किसी दिमागी तौर पे किसी न किसी चीज़ से अलग हैं. उनमें कोई न कोई ऐसी चीज़ें हैं जो एक दूसरे से अलग करती हैं. लोगों को आयु, लिंग तथा उनके निवास स्थान के आधार पर पृथक किया जा सकता है. लोगों को किस किस के आधार पर पृथक किया जा सकता है? लोगों की आयु वर्ग में क्या आ जाएगा? 0 से 5 ईयर्स के बच्चे आ जाएं, जैसे. फिर उसके बाद में 6 से 12 तक के बच्चे आए और फिर उसके बाद में 13 से 18 ईयर्स के. इस प्रकार से किसी भी प्रकार से 0 से 10 और 11 से 20, इस प्रकार किसी प्रकार से आप बांट सकते हैं. जैसे 0 से 25, 26 से लेके 50, 51 से लेके 75, 76 से लेके 100, इस प्रकार हम आयु के अंदर लोगों में. लिंग कौन कौन से? स्त्री और पुरुष के रूप में हम बांट सकते हैं. और इसके अलावा भी अदर्स भी जो लिंग होते हैं वो भी होते हैं. इस प्रकार लिंग के अंदर बंट गए. तथा उनके निवास स्थान के आधार पर भी, रहते कहाँ हैं, कौन से देश में रहते हैं, कौन से देश में कौन से राज्य में रहते हैं, इस प्रकार से हम इनको पृथक कर सकते हैं. जनसंख्या को पृथक करने वाली कुछ अन्य विशेषताएं निम्नलिखित विशेषताएं हैं. ये कौन कौन सी विशेषताएं हैं? तो उसमें से क्या है? व्यवसाय कैसा है लोगों का, कि क्या कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं, इंडस्ट्री में लगे हुए हैं या सर्विस सेक्टर में लगे हुए हैं, ये व्यवसाय हो जाएगा इनका. शिक्षा कैसी है? उच्च स्तरीय, निम्न स्तरीय या साक्षर है ही नहीं बिल्कुल भी. तो ये शिक्षा के आधार पर, इस प्रकार से हम शिक्षा के आधार पर जनसंख्या को बांट सकते हैं. जीवन प्रत्याशा, जीवन जीने की कितनी वहाँ पे क्षमता है कि किस तरह से लोग जीवन यापन करते हैं. जैसे भौतिक सुख सुविधाएं हैं या नहीं हैं, लोग इसमें गरीबी में जीवन यापन करते हैं या फिर गरीबी रेखा, बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे जीवन यापन करते हैं. ये क्या है? जीवन प्रत्याशा. तो इसके आधार पे क्या है? जनसंख्या को पृथक किया जा सकता है. तो अब आइए हम अगला जो हमारा जो की पॉइंट था, लिंग संगठन, उसके बारे में अध्ययन करते हैं. लिंग संगठन हेडिंग से ही आपको पता चल गया कि लिंग के आधार पर इसमें जनसंख्या का वर्गीकरण किया जाएगा. तो आइए हम पढ़ते हैं इसको. स्त्रियों और पुरुषों की संख्या किसी देश की महत्वपूर्ण जननांगीय विशेषता होती है. क्या होती है? स्त्रियों और पुरुषों की संख्या किसी भी देश के लिए महत्वपूर्ण जननांगीय विशेषताएं होती हैं. मतलब किसी भी देश में स्त्री और पुरुष कितने हैं वो क्या है? एक
उस देश के ऊपर डिपेंड करता है, उस देश के को मतलब प्रदर्शित करता है कि वहाँ पे स्त्रियों और पुरुषों की जननांग की विशेषताएं होती हैं। जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात को लिंग अनुपात कहा जाता है। जो भी उनका अनुपात होता है, कितने स्त्री हैं कितने पुरुष हैं, तो ये जो इनका अनुपात होता है, इनको ऊपर या नीचे लिख के जैसे डिनोट कर सकते हैं, पुरुष जनसंख्या बटे महिला जनसंख्या या स्त्री जनसंख्या, और या फिर स्त्री जनसंख्या बटे पुरुष जनसंख्या। इस प्रकार किसी भी प्रकार से आप डिनोट कर सकते हैं उनको। ये जो अनुपात हो गया उनको, उसको क्या बोलेंगे, लिंग अनुपात। अब आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि लिंग अनुपात किसे कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगला जो है आगे पढ़ते हैं। कुछ देशों में यह निम्न सूत्र द्वारा परिकल्पित किया जाता है। कैसे किया गया है, ये आपको फॉर्मूला दर्शाया गया है। कई देशों में कैसे होता है, जैसे पुरुष जनसंख्या, पुरुषों की जो टोटल जनसंख्या है वो बटे स्त्री जनसंख्या, भाग में क्या है, स्त्री जनसंख्या इंटू 1000। ये क्या है, इससे क्या है कि क्या निकल जाता है, प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या आ जाती है। लेकिन भारत में क्या है, भारत में इसका उल्टा है। भारत में इस सूत्र का प्रयोग कर लिंग अनुपात ज्ञात किया जाता है। भारत के लिए यदि पूछा जाए कि लिंग अनुपात के लिए सूत्र कौन सा है, तो भारत में क्या है, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या दर्शाता है। स्त्रियों की जनसंख्या बटे पुरुषों की जनसंख्या इंटू 1000। ये क्या है, भारत में जो लिंग अनुपात है वो दर्शाता है कि प्रति 1000 पुरुषों पे स्त्रियां कितनी हैं, मतलब कि 1000 व्यक्ति हैं और उसके अनुपात में स्त्रियां कितनी हैं। ये लिंग अनुपात किसी देश में स्त्रियों की स्थिति के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना देती है। कोई देश कैसा है उसके बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी है कि वहाँ पे लिंग अनुपात क्या है। तो जिन प्रदेशों में लिंग भेदभाव अनियंत्रित होता है, वहाँ लिंग अनुपात निश्चित रूप से स्त्रियों के प्रतिकूल होता है। प्रतिकूल मतलब उनके अनुकूल नहीं होता है, उनके विपरीत होता है। वहाँ पे क्या है, आपको स्त्रियों को आर्थिक रूप से आज़ादी नहीं होती है, स्त्रियों की वहाँ पे भ्रूण हत्या कर दी जाती है। वहाँ पे क्या है, उनके ऊपर हिंसा की जाती है। ये क्या है, ये चीज़ें दर्शाता है। मेनली ये चीज़ें, हो सकता है ये चीज़ें नहीं भी हों, लेकिन मेनली जो मोटा मोटी जो बातें हैं वो ये निकल के आती है कि जहाँ पे अनियंत्रित लिंग भेदभाव अनियंत्रित होता है, वहाँ पे स्त्रियों के लिए प्रतिकूल होता है, उनके खिलाफ ये चीज़ें होती हैं। इन क्षेत्रों में स्त्री भ्रूण हत्या, स्त्री शिशु हत्या और स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा की प्रथा प्रचलित है। ये क्या है, अध्ययन किया गया है, उसके आधार पे आपको बताया कि वहाँ पे ये चीज़ें होती हैं स्त्रियों के साथ में। इसका कारण इन क्षेत्रों में स्त्रियों की सामाजिक आर्थिक स्तर का निम्न होना हो सकता है। इस क्षेत्र में क्या है कि उनका सामाजिक या आर्थिक स्तर, सामाजिक भी समाज के अंदर उनका प्रतिनिधित्व नहीं होगा। जैसे आजकल क्या है कि समाज के अंदर प्रतिनिधित्व देने लगे हैं। जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, उसके प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण देती है। जैसे हमारे गांव में या आप सभी के गांव में आप देख सकते हो कि जो महिला एक बार क्या है, महिला सरपंच बनती है। अब महिला की सीट आती है, अलग से आरक्षण दिया है उनको, क्योंकि उनका क्या है, प्रतिनिधित्व नहीं होता था। तो अब क्या है, उनको एक महिला आरक्षित सीट हो गई, तो उस पर क्या है, महिला ही बनेगी। तो इससे क्या है कि एक स्त्रियों को एक अच्छा सामाजिक स्तर क्या है, प्रदान होता है, क्योंकि उनको मौका मिलता है उसके अंदर समाज के अंदर अपने आप को स्थापित करने का। और इसी तरह से आर्थिक स्तर क्या होता है, आर्थिक रूप से अब जैसे महिलाएं नौकरी करती हैं तो उनके पास में पैसा आता है। वहाँ पे जहाँ पे ये चीज़ें होती है, मतलब महिलाओं को आज़ादी दी जाती है, मतलब कि वहाँ पे महिलाओं को पढ़ने दिया जाता है, नौकरी करने दी जाती है। तो वहाँ पे क्या है, महिलाओं का आर्थिक जीवन स्तर क्या है, वो सुधार होता है, उच्च होता है वहाँ पे। तो ये आर्थिक सामाजिक आर्थिक स्तर का निम्न होना हो सकता है,
क्योंकि ये जो यदि हिंसा और ये हो रही है तो वहाँ पे क्या है, ये चीज़ें क्या है, निम्न होगी। आपको स्मरण होना चाहिए कि जनसंख्या में अधिक स्त्रियों के होने का अर्थ यह नहीं है कि उनका स्तर बेहतर है। ये भी हमने बातचीत की थी कि ऐसा नहीं है कि जहाँ पे जनसंख्या, स्त्रियों की जनसंख्या बढ़ गई वहाँ पे क्या है कि हाँ ये सारी चीज़ें उच्च होंगी, कि स्त्रियों को रोजगार भी होगा, आर्थिक सामाजिक रूप से संपन्न होंगी। ये नहीं हो सकता कि भी हाँ वहाँ पे सब कुछ उनके लिए बेहतर हो। यह भी हो सकता है कि पुरुष रोजगार के लिए अन्य क्षेत्रों में प्रवास कर गए हों, मतलब कि जहाँ पे स्त्रियों की संख्या ज़्यादा है वहाँ पे ये हो सकता है कि उनके जो घर में व्यक्ति है वो कमाने के लिए बाहर चले जाएं, तो वहाँ पे क्या है, एक क्षेत्र के अंदर क्या है वो स्त्रियों की जनसंख्या बढ़ जाएगी। ये भी एक कारण हो सकता है। इसी प्रकार प्राकृतिक लाभ बनाम सामाजिक हानि, स्त्रियों के लिए क्या है, प्रकृति का लाभ दिया गया है और उसके अनुरूप क्या है, उसके विरुद्ध क्या है, सामाजिक हानि। स्त्रियों को पुरुषों की तुलना में जैविक लाभ प्राप्त है, मतलब कि प्रकृति से जो लाभ है वो प्राप्त है स्त्रियों को, क्योंकि वे पुरुषों की तुलना में अधिक स्थिति स्थापक होती है। कहीं भी जो होती है स्थिति वो उसकी स्थापक होती है। फिर भी यह लाभ उन सामाजिक हानियों व भेदभाव द्वारा जिन्हें वे अनुभव करती है समाप्त हो जाता है। ये क्या है, भेदभाव जो उनके साथ में भेदभाव हो रहा है तो वो क्या है, ज़्यादा स्थिति स्थापक नहीं रहती है, क्योंकि उनके विरुद्ध चला गया ये चीज़। आगे बढ़ते हैं। विश्व की जनसंख्या को औसत लिंग अनुपात प्रति 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष हैं। यदि आप जो स्त्रियों का जो लिंगानुपात वो आप देखोगे तो वो क्या है कि प्रति 100 पे क्या है, प्रति 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष हैं। मतलब कि किसी भी जो सभी देशों का क्या है, औसत लिया गया है। भी सारे जितने भी देश हैं उनको मिला के भी जहाँ पे क्या है औसत कितना आया सभी का, भी 100 वहाँ पे स्त्रियाँ आई हैं तो 102 पुरुष हैं उनके अनुपात में, कि पुरुषों का अनुपात क्या है, ज़्यादा है, स्त्रियाँ क्या है, कम है। विश्व में उच्चतम लिंगानुपात लेटविया में दर्ज किया गया। लेटविया नामक जगह है, वहाँ पे क्या है, सबसे ज़्यादा है, जहाँ प्रति 100 स्त्रियों पर 85 पुरुष हैं। वहाँ पे क्या है कि स्त्रियाँ ज़्यादा हैं, मतलब जहाँ वहाँ क्या है, इतना अंतर है कि 100 स्त्रियाँ हैं तो वहाँ पे 85 ही पुरुष मिलेंगे आपको, तो वहाँ पे क्या ज़्यादा है। इसके विपरीत निम्न लिंगानुपात संयुक्त अरब अमीरात में दर्ज किया गया, जहाँ प्रति 100 स्त्रियों पर 311 पुरुष हैं। मतलब 100 स्त्रियाँ हैं और उसके अनुपात में 311 पुरुष हैं, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा है। संयुक्त अरब अमीरात में उनके साथ है ये लिंगानुपात भेदभाव स्त्रियों के साथ में, देखो कितना कि 311 पुरुष हैं और एक तरफ 100 महिलाएं हैं। तो ये आपको क्या है, जो मानचित्र है उसमें आपको ये चीज़ें देखनी है कि लेटविया कहाँ पे पड़ता है और संयुक्त अरब अमीरात कहाँ पे हैं। ये चीज़ें आप जो मैप है उसमें आप इनका अध्ययन करोगे, कौन कौन से जितने भी देशों के नाम यहाँ पे आएंगे इस चैप्टर में उनके बारे में आप जानने का प्रयास करोगे कि हाँ मैप में ये कहाँ पे हैं देश। लिंग अनुपात में विश्व प्रतिरूप में विश्व के विकसित प्रदेशों में कोई अलग अंतर नहीं दिखाई पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सूचीबद्ध 139 देशों में 139 देशों में लिंग अनुपात स्त्रियों के अनुकूल है, जबकि शेष जो 72 देश हैं उनमें क्या है, प्रतिकूल है। यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, वो क्या है, उसने क्या है सूचीबद्ध कर रखे हैं। उसमें क्या है कि 139 देशों में लिंग अनुपात स्त्रियों के क्या है, अनुकूल है, वहाँ पे उनके अनुकूल दशाएं हैं, और 72 देश ऐसे हैं वहाँ पे उनके अनुकूल नहीं है, वहाँ पे उनके खिलाफ जाता है। ये सामान्यतः एशिया में लिंग अनुपात निम्न है। एशिया की जो महाद्वीप की बात करें अपन तो एशिया महाद्वीप में क्या है, लिंग अनुपात निम्न है। निम्न कौन कौन से एशिया में, मेनली चीन, भारत, सऊदी अरब, पाकिस्तान व अफगानिस्तान जैसे देशों में लिंग अनुपात और भी निम्न है। मतलब हमारे भी यहाँ पे क्या है, लिंगानुपात नीचा है,
कितना लिंगानुपात है, ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा। ये अगली क्लास में आपको इसमें नीचे कमेंट में बताना है कि भारत का लिंगानुपात कितना है, नहीं तो अगली क्लास में मैं आपको इसका आंसर दूंगा। आप सभी को क्या है, ये जो वीडियो है उसके कमेंट में आपको बताना है कि भारत का लिंगानुपात कितना है। ये क्वेश्चन है आज आपके लिए, शॉर्ट क्वेश्चन है। दूसरी ओर रूस सहित यूरोप के एक बड़े भाग में पुरुष अल्प संख्या में हैं। यूरोप कहाँ है? यूरोप जो महाद्वीप है, ये आपको, ये सारे जो एशिया महाद्वीप है, यूरोप है, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि हाँ ये एशिया महाद्वीप है, ये यूरोप महाद्वीप है, ये एशिया महाद्वीप का देश है। अब एशिया में कौन कौन से देश आगे? चीन, भारत, सऊदी अरब, पाकिस्तान, अफगानिस्तान आगे। वैसे ही यूरोप में रूस और भी अन्य देश आ जाएंगे। तो यूरोप में कौन कौन से आते हैं, ये आपको क्या है डायग्राम मानचित्र में आपको देखने हैं। और यूरोप में अनेक देशों में पुरुषों की कमी, वहाँ की स्त्रियों की बेहतर स्थिति तथा भूतकाल में विश्व के विभिन्न भागों में अत्यधिक पुरुष उत्प्रवास के कारण है। उत्प्रवास के बारे में आपको बताया था कि उत्प्रवास क्या होता है, ये आपको पिछला लेसन था उसमें उत्प्रवास और ये हमने पढ़ा था। तो ये क्या है, यूरोप के अंदर क्या है कि अल्पसंख्या में क्या है, पुरुष अल्पसंख्या में है, स्त्रियां क्या है वहाँ पे बहुसंख्या के अंदर है। आगे अगला टॉपिक पढ़ते हैं, आयु संरचना। आयु संरचना, आयु किस प्रकार से है वहाँ, पूरे जो आयु संरचना किस किस आधार पे बंटी हुई है अपने। तो आयु संरचना को आयु वर्गों में लोगों की संख्या को प्रदर्शित करती है। आयु वर्ग कौन कौन से हो गए? कोई से भी आयु वर्ग हो सकते हैं, आप भी बना सकते हो अपनी तरफ से आयु वर्ग। और जो मेनली जो बनाए गए हैं उसके आधार पे भी हम देख लेते हैं। जनसंख्या संगठन का यह एक महत्वपूर्ण सूचक है। जनसंख्या संगठन का एक महत्वपूर्ण सूचक कौन सा है? आयु वर्ग या आयु संरचना। क्योंकि इसमें पहले जो हमने लिंग पढ़ा था वो भी एक महत्वपूर्ण सूचक था, और अब क्या पढ़ रहे हैं अपना? आयु। और हमने कहा था कि 3 जो मेनली है वो क्या है जनसंख्या संगठन के प्रकार, आयु, लिंग और उनके निवास स्थान। ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। तो आयु संरचना देख लेते हैं। जनसंख्या संगठन का यह एक महत्वपूर्ण सूचक है क्योंकि 15 से 59 आयु वर्ग के बीच जनसंख्या का बड़ा आकार एक विशाल कार्यशील जनसंख्या को इंगित करता है। कार्यशील जनसंख्या को कौन सा वर्ग इंगित करता है? ये एक शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है कि 15 से लेके 59 वर्ष के जो लोग हैं वो क्या है? कार्यशील, कार्य में लगे हुए हैं, या कोई भी नौकरी कर रहा है, कोई कृषि क्षेत्र में लगा हुआ है, कोई सर्विस सेक्टर में लगा हुआ है, किसी न किसी रूप से वो क्या है? कार्यशील है, कार्य कर रहा है। इसी प्रकार से 60 वर्ष से अधिक आयु वाली जनसंख्या का एक बड़ा अनुपात उस वृद्ध जनसंख्या को प्रदर्शित करता है जिसे स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए अधिक खर्च की आवश्यकता है। 60 से ऊपर होते हैं हम उनको क्या बोल जाते हैं? बूढ़े बोलने लग जाते हैं। ये वृद्ध है, अब क्या है? कार्य होना क्या है? धीरे धीरे आदमी से कम होने लग जाता है। तो फिर वो कम होने लग जाता है और उसके क्या है? बीमारियां भी बढ़ जाती हैं। धीरे धीरे हम देखते हैं कि बूढ़ों की बीमारियां अपने आप, जैसे छोटी सी बीमारी हुई इसके साथ में कोई और भी बीमारी होने लग जाती है, तो वो क्या है? उनकी क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है? कम हो जाती है। तो उससे क्या है कि सेवाओं के लिए अधिक उनकी स्वास्थ्य के ऊपर क्या है? खर्च क्या है? अधिक होता है। फिर क्योंकि उनको दवाइयों की ज़रूरत होती है और भी अनेक चीज़ों की ज़रूरत रहती है उनको, तो फिर वो क्या है? स्वास्थ्य, किसी भी देश का क्या है? स्वास्थ्य का पैसा कहाँ पे, किन पे खर्च हो रहा है? फिर वृद्धों पे क्या है? ज़्यादा खर्च होता है। युवाओं की अपेक्षा क्या है? वृद्धों पे ज़्यादा खर्च होता है। इसी प्रकार युवा जनसंख्या के उच्च अनुपात का अर्थ है कि प्रदेश में जन्म दर ऊंची व जनसंख्या युवा है। जन्म जो दर है, वो जन्म दर के बारे में हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था। जन्म दर क्या होती है उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। तो वो क्या है? जन्म दर ऊंची होती है। जन्म जो लेने वाले हैं वो ज़्यादा हैं, और ज़्यादा जन्म लेने वाले होंगे तो वो उस देश के अंदर युवा भी ज़्यादा होंगे। तो ये आज आपका हो गया। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम आयु, लिंग, पिरामिड और
विस्तारित होती जनसंख्या, स्थिर जनसंख्या, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।